हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थियरी का, और वो है एनएस एवं ड्रामेटिक पोएसी। इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये गारंटी से कह सकोगे कि इस टॉपिक पे एस एवं ड्रामेटिक पोएसी पे कोई भी पॉइंट्स आप मिस नहीं करोगे किसी भी टाइप के इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड एग्जाम्स में। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो ये वीडियो पूरा देखना, आपने स्किप नहीं करना। तो मैं बताता हूँ पहले आपको कि इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। तो ड्राइडन एज ए क्रिटिक पहले टॉपिक में, ड्राइडन ऑन द नेचर ऑफ पोइट्री, ड्राइडन ऑन द फंक्शन ऑफ पोइट्री। क्योंकि ये ऐसे एक क्रिटिकल ऐसे हैं तो इसमें नेचर, फंक्शन, एनएस एवं ड्रामेटिक पोएजीज की वर्क का नाम है। फिर देखेंगे अपने डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, वायलेशन ऑफ थ्री यूनिटीज, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इंजीनियस आर्ग्यूमेंट्स ऑन सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न्स ओवर द एंशिएंट्स, क्राइट्स आर्ग्यूमेंट्स ऑन द फेवर ऑफ एंशिएंट्स, लिसिडियस व्यूज ऑन द फेवर ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द फ्रेंच ड्रामा ओवर इंग्लिश ड्रामा। नेक्स्ट निंदर, जो कि खुद ड्राइडन है, ड्राइडन का रिप्रेजेंटेटिव है, इन व्यू ऑन इन फेवर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, द एंशंट वर्सेस मॉडर्न प्ले राइट्स हैं। और फिर हम देखेंगे मिक्सचर ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। तो शुरू करते हैं पहले ड्राइडन का परिचय क्या है, इसकी लाइफ। 1631 to 1700 was a prominent English poet, critic, translator, and playwright who dominated the literary life of the Restoration age। मतलब ये रेस्टोरेशन में एज में था। ये कौन था? पोइट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और प्ले राइट। देयर फॉर द एज इज नोन एज द एज ऑफ ड्राइडन। क्योंकि इस एज में इसने सभी तरह के पार्ट्स को परफॉर्म किया, तो इस एज को एज ऑफ ड्राइडन कहा जाने लगा। ही वॉज ए कैम्ब्रिज स्कॉलर, लिटरेरी जीनियस एंड क्रिटिक। कंसिडरिंग हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन was credited with the honor of poet laureate of England in 1668। इसको इंग्लैंड का राष्ट्र कवि भी बनाया गया। He was a critic of contemporary reality। His critical observation of contemporary reality is reflected in मैकफ्लेक्नो। मैकफ्लेक्नो इसका एक हिस्टोरिकल वर्क है, इसको जरूर पढ़ना, टाइम मिलेगा तो इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। इसमें इसको कंटेम्प्रेरी रियलिटी के बारे में हमें मिलता है पढ़ने को। ड्राइडन्स मेच्योर थॉट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन एंशिएंट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, एस्पेशली इन ड्रामा, आर प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म्स। डायलॉग फॉर्म में एनएस एवं ड्रामेटिक पोएजी हमें पढ़ने को मिलता है। एनएस एवं ड्रामेटिक पोएजी, देयर आर 4 स्पीकर्स, ईच वन आर्ग्यू स्ट्रांगली एज टू विच वन इज बेटर। चारों के चारों अलग अलग आर्ग्यूज करते हैं कि कौन सा बेटर है, एंशिएंट और मॉडर्न, फ्रेंच और इंग्लिश। ड्राइडन एज ए क्रिटिक, ड्राइडन was both a writer and a critic। Most of his critical interpretations are found in the prefaces to his own works। इसके खुद के वर्क्स में, प्रेफेसेस में ही उसके क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन मिलते हैं। In Dryden we find an interest in the general issues of criticism rather than in a close reading of particular text। तो इसके जो इंटरेस्ट है ड्राइडन के, वो जनरल इश्यूज में मिलते हैं, क्रिटिसिज्म में। वी कॉल ड्राइडन ए नियो क्लासिकल क्रिटिक। ड्राइडन को एक नियो क्लासिकल क्रिटिक कह सकते हैं। नियो क्लासिकल का मतलब है नियो प्लस क्लासिक, मतलब ऐसे क्लासिक जो न्यू थे। क्लासिक तो एंशिएंट हो गए और उनकी कॉपी करने वाले को न्यू कहा जाने लगा। ड्राइडन पुट्स एम्फेसिस ऑन द नियो क्लासिकल रूल्स। अपने वर्क्स में ड्राइडन ने नियो क्लासिकल रूल्स को अप्लाई किया। इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल वर्क An essay on dramatic poesy partly reflects this tension in Dryden's commitments। ड्राइडन की कमिटमेंट्स है ना, उसको ही रिफ्लेक्ट करता है इसका ये क्रिटिकल वर्क। इट्स डायलॉग फॉर्म हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड एज इनकॉन्क्लूसिव, बट एक्चुअली एज इन मोस्ट डायलॉग्स देयर इज ए स्पोक्समैन।
इसके जो डायलॉग फॉर्म है ना, उसकी खास बात ये है कि जो ज़्यादातर डायलॉग फॉर्म्स हैं उसमें देर इज ए स्पोक्समैन वेटर देन द अदर्स। दूसरों की तुलना में एक स्पोक्स पर्सन होता है ना, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। But Dryden carried out his critical thoughts effectively, stating his own ideas but leaving some room for differences of opinion. ड्राइडन का जो ये क्रिटिकल वर्क है ना, उसमें वो अपने थॉट्स तो इफेक्टिवली रखता ही है, परंतु दूसरों के जो आइडियाज है ना उसके लिए भी कुछ जगह खाली छोड़ता है। सम रूम्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, दूसरे जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं ना उनके आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए भी कुछ जगह छोड़ते हैं। निंडर्स ओवरऑल स्टेटमेंट, निंडर ड्राइडन का ही रूप है इसमें। ऑन द लिटरेरी स्टैंडर्ड इज दैट द नॉर्म्स कैन बी एडेड टू मेक द वर्क आइडियल। नॉर्म्स इसलिए बनाए जाते हैं कि वर्क वो आइडियल लगे, बट द नॉर्म्स विल नॉट इम्प्रूव ए वर्क विच डज नॉट कंटेन सम डिग्री ऑफ परफेक्शन। अगर कोई काम सम डिग्री ऑफ परफेक्शन का है ही नहीं, कोई वर्क है, तो उसको वो नॉर्म्स चेंज नहीं कर सकते। वो नॉर्म्स तो उस वर्क को आइडियल बनाने के लिए होते हैं। ड्राइडन एज एंड एज ड्राइडन बिलीव्स वी मे फाइंड राइटर्स लाइक शेक्सपियर who did not follow the rules but are nevertheless obviously superior to any regular writer। शेक्सपियर के बारे में बताता है कि वो सुपीरियर राइटर था। इन ड्राइडन वी फाइंड ए लिबरल न्योक्लासिसिस्ट, लिबरल न्योक्लासिसिस्ट का रूप में ड्राइडन की बुक्स में मिलता है, वर्क्स में मिलता है। ऑल्दो ही इज ए मोस्ट कोहेरेंट ए ट्रेट ऑफ क्लासिसिज्म, मतलब क्लासिसिज्म का एक गुण था ये कोहेरेंट होना। व्हेन ही इज डीलिंग विद दैट विच कैन बी अंडरस्टूड एंड रिड्यूस्ड टू रूल, जब वो इन रूल्स के बारे में रिड्यूस करना है या अंडरस्टैंड करना है बातें करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्राइडन ऑन द नेचर ऑफ पोइट्री। ड्राइडन एग्रीज इन जनरल टर्म्स with Aristotle's definition of poetry as a process of imitation। सामान्य रूप से ड्राइडन इसकी एग्रीमेंट करता है इसके साथ है कि अरिस्टोटल की डेफिनेशन है वो सही है। Though he has to add some qualifiers to it, लेकिन फिर भी वो उसमें कुछ क्वालिफायर्स, कुछ क्वालिटीज और ऐड करता है। The generally accepted view of poetry in Dryden's days was that it had to be close इमिटेशन ऑफ फैक्ट से पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट का जो फैक्ट है ना उसकी क्लोज इमिटेशन होनी चाहिए। ये ड्राइडन के एज की जनरल एक्सेप्टेड व्यू था। इन द ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन ट्रेजेडी ही मेक्स आउट ए केस फॉर डबल लेग्ड इमिटेशन। ये इसका एक क्रिटिकल वर्क है इन द ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन ट्रेजेडी। उसमें वो बताता है कि डबल लेग्ड इमिटेशन है ना वो भी होना चाहिए। While the poet is free to imitate things as they are said or thought to be, ड्राइडन कहता है कि पोइट बिल्कुल फ्री होना चाहिए इमिटेट करने के लिए, जैसे चीज़ें बताई जाती है दिखती हैं। He also gives a spirited defense to poets' right to imitate what could be, might be and ought to be। ये उस पोइट की फ्रीडम होनी चाहिए कि क्या हो सकता है, ought to be, might to be and could be। He cites in this context the case of Shakespeare, who so deftly exploited elements of the supernatural and elements of popular beliefs and superstitions। हमें ये बताते हुए ड्राइडन बोलता है कि शेक्सपियर ने बहुत सारे एलिमेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन किया है, मतलब उनका यूज किया है, डेफ्टली मतलब चतुराई से। तो हम देखते हैं कि हैमलेट, मैकबेथ, इनमें शेक्सपियर ने सुपर नेचुरल और सुपरस्टिशंस का, पॉपुलर बिलीफ्स का जो उस जमाने में थी उनका यूज किया है टू मेक देम इफेक्टिव, टू मेक देम इफेक्टिव। तो ये बहुत पॉपुलर हुए थे। ड्राइडन ऑन द फंक्शन ऑफ पोइट्री, ड्राइडन अब हमें फंक्शन ऑफ पोइट्री के बारे में बताता है। एज वी नो प्लेटो वांटेड पोइट्री टू इंस्ट्रक्ट द रीडर। प्लेटो ने ये कहा है कि पोइट्री का मतलब ही इंस्ट्रक्ट द रीडर है। अरिस्टोटल का मतलब है टू डिलाइट। होरास ने कहा टू बोथ, दोनों का होना चाहिए, इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। और लॉन्गिनस ने क्या कहा टू ट्रांसपोर्ट, लॉन्गिनस ने कहा टू ट्रांसपोर्ट। ड्राइडन वाज अ बिट मॉडरेट एंड कंसिडरेट इन हिज व्यूज एंड फेमिलियर विद ऑल ऑफ देम। और वो अपने व्यूज को इन सभी के साथ जोड़ के बताता है। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द फाइनल एंड ऑफ पोइट्री इज डिलाइट एंड ट्रांसपोर्ट।
अंतिम जो उद्देश्य है ना पोइट्री का, वो यही होना चाहिए, डिलाइट एंड ट्रांसपोर्ट रेदर देन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देना नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट इमिटेट लाइफ बट प्रेजेंट्स इट्स ओवन वर्जन ऑफ इट। ये लाइफ को इमिटेट नहीं करती है, बल्कि लाइफ के का जो इसका खुद का वर्जन है ना, वो वही ये पब्लिश करती है। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन द पोइट अकॉर्डिंग टू ड्राइडन द पोइट नाइदर ए टीचर नॉर बेयर ए इमिटेटर। ना तो वो टीचर है, ना ही वो एक इमिटेटर है। लाइक ए फोटोग्राफर बट ए क्रिएटर। क्रिएटर होना चाहिए उसको। वन हु विद लाइफ और नेचर एज ई रॉ मटेरियल, एज इज रॉ मटेरियल। उसका जो रॉ मटेरियल है ना, उसको वो क्रिएट्स करे न्यू थिंग्स ऑल टुगेदर रिजेंबलिंग द ओरिजिनल। लगभग लगभग ओरिजिनल से रिजेंबलिंग करती हुई, लेकिन उसमें उसके थॉट्स नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री इज ए वर्क ऑफ आर्ट रेदर देन मेयर इमिटेशन। पोइट्री एक वर्क ऑफ आर्ट है, न कि वो एक इमिटेशन है, सिर्फ इमिटेशन नहीं है। ड्राइडन फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ फैंसी और वट कोलरिज लेटर वुड कॉल द शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन। तो हमें पता है कोलरिज ने लिटरेरी बायोग्राफिया में इमेजिनेशन के टाइप्स बताए हैं, सेकेंडरी प्राइमरी इमेजिनेशन के। तो ड्राइडन भी फैंसी की नेसेसिटी को बताता है। अब हम बात करते हैं ड्राइडन की इस एसे की, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी के बारे में। जॉन ड्राइडन्स एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी presents a brief discussion on neoclassical theory of literature। हम मोटे तौर पे मान सकते हैं कि नियोक्लासिकल थ्योरी ऑफ लिटरेचर है ना, वो ड्राइडन के इस एसे में हमें रिफ्लेक्ट होती है। It defends the classical drama saying that it is an imitation of life and reflects human life, human nature clearly। वो बताते हुए डिफेंड करता है क्लासिकल ड्रामा को कि ये है ना इमिटेशन ऑफ लाइफ है और ये ह्यूमन नेचर को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। एन essay on dramatic poesy is written in the form of dialogue। डायलॉग के फॉर्म में among four gentlemen, Ingenious, Eugenius, Praetus, Lycidius and Ninder। निंडर स्पीक्स फॉर ड्राइडन हिमसेल्फ, ड्राइडन के लिए बोलता है निंडर। इजीनियस फेवर्स मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट बाय टेकिंग द क्लासिकल प्ले राइट्स। मतलब ये मॉडर्न और क्लासिकल के बीच में डिबेट करता है। हु डिड नॉट देमसेल्व्स ऑलवेज ऑब्जर्व द यूनिटी ऑफ प्लेस, जिन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस को कभी महत्व नहीं दिया। बट क्राइट्स डिफेंड्स द एंशियंट्स एंड पॉइंट्स आउट दैट दे इन्वाइटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रामेटिक आर्ट पेव्ड बाय अरिस्टोटल एंड होरास। होरास और अरिस्टोटल ने जो रास्ता बनाया था, उस ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट को ये फॉलो करते थे। क्राइटस सपोज राइम इन प्लेज। क्राइटस हमें ये भी बताता है कि प्ले में राइम नहीं होना चाहिए। एंड आर्ग्यूज दैट दाउ द मॉडर्न एक्सल और एक्सपर्ट इन साइंस, यदि मॉडर्न लोग एक्सपर्ट हो गए हैं साइंस में, द एंशिएंट एज वाज द ट्रू एज ऑफ पोइट्री। वास्तव में ट्रू एज बताता है। लिसिडियस डिफेंड्स द फ्रेंच प्ले राइट्स एंड अटैक्स द इंग्लिश टेंडेंसी टू मिक्स जॉनर्स। अब ये कहता है कि ट्रेजिक और कॉमिक है उसको मिक्स कर दिया, तो इस वजह से क्या है कि प्ले का स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया, तो इसको मिक्स जॉनर बोला गया। निंडर स्पीक्स इन फेवर ऑफ द मॉडर्न्स एंड रिस्पेक्ट्स द एंशिएंट्स। He is however critical of the rigid rules of dramas, favors rhyme। Ninder, who is a spokesperson of Dryden, argues that tragic comedy, Dryden's face for what we now call tragic comedy, तो ये ड्राइडन का खुद का फ्रेज था, इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्ले। ड्राइडन का जो निंदर है ना, वो कहता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ प्ले होना चाहिए है ये, बिकॉज इट इज क्लोजर टू लाइफ इन विच इमोशंस आर हाइटन्ड बाय मिर्थ एंड सैडनेस। तो खुशी और दुख के साथ इमोशन से जुड़े होते हैं हमारे, तो प्ले होता है वो क्लोज टू लाइफ होता है। ही ऑल्सो फाइंड्स सब प्लॉट्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनरिच प्ले टू इनरिच प्ले। अब हमें ड्राइडन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये भी बताता है कि सब प्लॉट्स है ना, वो पार्ट्स होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं प्ले के, टू इनरिच प्ले, इस प्ले में जान फूंकने के लिए। ही फाइंड्स सिंगल एक्शन इन फ्रेंच ड्रामास टू बी रेदर inadequate since it so often has a narrowing cramped impact।
अब वो कहता है कि जो फ्रेंच ड्रामाज है वो इनएटिकेट है क्योंकि इनमें नैरोविंग थॉट्स है। नेक्स्ट में बताता है निंडर गिव्स हिज पाम टू द वायलेशन ऑफ थ्री यूनिटीज। अपना विचार वो थ्री यूनिटीज की जो वायलेशन है उसके ऊपर देता है। बिकॉज इट लीड्स टू द वेराइटी ऑफ इंग्लिश प्लेज, क्योंकि इससे क्या है कि इंग्लिश प्लेज की वेराइटीज ही वेराइटीज होगी। ड्राइडन दस आर्ग्यूज अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स, उन न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स के अगेंस्ट में अपने विचार रखते हैं। सिंस नो बॉडी स्पीक्स इन राइम इन रियल लाइफ, क्योंकि राइम की रियल लाइफ में कोई विचार नहीं रखता। इट सपोर्ट्स द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन ड्रामा, और ड्राइडन कहता है कि ड्रामा में केवल ब्लैंक वर्स यूज होना चाहिए। एंड सेज दैट द यूज ऑफ राइम इन सीरियस प्लेज इज जस्टिफाइएबल इन प्लेस ऑफ ब्लैंक वर्स। अगर कोई सीरियस प्ले है तो उसमें ही जस्टिफाइएबल है, बाकियों में ब्लैंक वर्स यूज की जानी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, ड्राइडन की हम इस ऐसे में डेफिनेशन देखते हैं। जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये उसकी फेमस डेफिनेशन है ड्रामा के ऊपर। रिप्रेजेंटिंग इट्स पैशंस, ह्यूमर्स एंड द चेंजेस ऑफ फॉर्चून टू विच इट इज सब्जेक्ट फॉर द डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, ये इसकी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ड्रामा इज एन इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये बात सही है। एंड द इमेज इज जस्ट एंड लाइवली, उसकी इमेज भी जस्ट मतलब बिल्कुल उचित और लाइवली होनी चाहिए, जीवंत होनी चाहिए। बाय यूजिंग द वर्ड जस्ट ड्राइडन सीम्स टू एम्प्लाई दैट लिटरेचर इमिटेट्स एंड नॉट मेयरली रिप्रोड्यूसेस ह्यूमन एक्शंस। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल जस्ट मतलब लगना चाहिए मनुष्य जैसा है, ह्यूमन एक्शंस होना चाहिए। फॉर ड्राइडन पोइटिक इमिटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एग्जैक्ट सर्वाइल कॉपी ऑफ रियलिटी, मतलब पोइटिक इमिटेशन ऐसा होना चाहिए कि वो हमें एग्जैक्ट कॉपी नहीं लगे। द इमिटेशन इज नॉट ओनली जस्ट, इट इज ऑल्सो लाइव, वो केवल लाइव भी होना चाहिए। ओनली जस्ट मतलब जस्ट उसके जैसा ना हो, लाइव भी होना चाहिए। When the group talks about the definition of drama, Lycidas expresses his views about drama as a just and lively image of human nature. वो ड्रामा के ऊपर अपनी डेफिनेशन देते हैं, and then each character expresses his views about drama and they compare French drama and English drama and discuss the advantages and disadvantages of French and English drama. तो वो सारे अपने चारों के चारों फ्रेंड्स, ईच करेक्टर है तो बातें करते हैं, तो वो ड्रामा के ऊपर अपने आइडियाज देते हैं। ड्रामा भी कौन से, फ्रेंच और इंग्लिश, उनमें डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, इन सभी के ऊपर उनकी डिस्कशन होती है। द डिबेट गोज ऑन अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन एंशिएंट राइटर्स एंड मॉडर्न राइटर्स है। शुरू होती है डिबेट तो उसमें मॉडर्न और एंशिएंट राइटर्स के ऊपर शुरू होती है। दे ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन फ्रेंच ड्रामा, फ्रेंच ड्रामा में यूनिटी so far as the unities of time, place and action are concerned. French drama was closer to classical notions of drama. तो क्लासिकल नोशंस थे उनके बिल्कुल क्लोज था फ्रेंच ड्रामा, किस रिगार्ड में, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन में। नेक्स्ट में बताता है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटोनिक डायलॉग्स ड्राइडन had designed the group that further discusses the playwrights such as Ben Jonson, मोलेरी एंड शेक्सपियर विद ए डीपर इनसाइट, थोड़ी गहरी सोच के साथ इनका डिस्कशन करता है। ऑन द अदर हैंड निंदर फेवर्स द नेचुरल राइम सिंस दैट अकॉर्डिंग टू हिम एड्स आर्टिस्ट्री टू द प्लेज। राइम क्या है, आर्टिस्ट्री मतलब कुछ सुंदरता बढ़ाती है प्ले में। इट वॉज ट्वीलाइट, मतलब ट्वीलाइट का मौसम था। व्हेन द फोर फ्रेंड्स had their final speech at the Somerset Stairs, ये उस जगह का नाम है जहाँ पे उनकी फाइनल स्पीच थी। and then the four friends parted along their separated ways, और इसके बाद में वो चारों फ्रेंड अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं द वायलेशन ऑफ थ्री यूनिटीज इन एन एज ऑफ सूडो क्लासिकल क्रिटिसिज्म। इस सूडो क्लासिसिज्म को इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूडो का मतलब होता है नकली, और नकली क्यों थी, क्लासिकल लिटरेचर की इमिटेशन करने वाले को हमने नियो क्लासिकल बोला है, और ये नियो क्लासिकल लोग थे न्यू क्लासिकल, और इन्हीं को बोला गया है सूडो क्लासिसिज्म। विद इट्स प्रेसाइज रूल्स एंड डेफिनेशंस ड्राइडन हैड द बोल्डनेस टू डिफेंड
द क्लेम्स ऑफ जीनियस टू राइट अकॉर्डिंग टू इट्स ओवन कन्विक्शंस। अब ड्राइडन कहता है कि हमें अपने कन्विक्शंस के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, विदाउट रिगार्ड फॉर द प्रिस्क्रिप्शन एंड रूल्स विच हैड बीन लेड डाउन फॉर गुड राइटिंग, जो कि पहले से बनाए गए हों गुड राइटिंग के लिए, जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब किए गए। He cleared the ground for himself by brushing away all the arbitrary bans upon freedom of judgment and refused to bow down by the French playwrights and critics। अब फ्रेंच प्लेराइट्स और क्रिटिक्स ने जो क्लेम्स किए थे उन बैन्स को ये खुद ही उठा देता है। ड्राइडन्स डिफेंस, ड्राइडन क्या डिफेंस करता है उसके ऊपर है, तो हमें Dryden's liberalism, his free critical disposition is best seen in his justification of the violation of three unities। हमें जस्टिफिकेशन उसका तभी मिलता है सबसे बढ़िया जब वो हमें बताता है कि वायलेशन ऑफ थ्री यूनिटीज ऑन द पार्ट ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स एंड इन हिज डिफेंस ऑफ इंग्लिश ट्रेजिक कॉमेडीज। हमें दोनों पॉइंट्स पे मिलता है वो। एज रिगार्ड्स द यूनिटीज हिज व्यूज आर एज अंडर। यूनिटीज के बारे में जो उसके विचार है वो इस तरह है। द इंग्लिश वायलेशन ऑफ थ्री यूनिटीज लैंड्स ग्रेटर कॉपिशियसनेस एग्जिस्टिंग इन लार्ज अमाउंट्स प्रोफ्यूज इन स्पीच। मतलब इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलते हैं संख्या में वायलेशन ऑफ यूनिटीज़ की। एंड वेराइटी ऑफ द इंग्लिश प्लेज, और इससे क्या है कि वेराइटी ऑफ इंग्लिश प्लेज बहुत ज़्यादा हो गए। द यूनिटीज़ हैव नैरोविंग एंड क्रैम्पिंग इफेक्ट्स ऑन द फ्रेंच प्लेज। अब क्या है कि यूनिटीज़ का इफेक्ट्स है ना वो फ्रेंच प्लेज पे नहीं है। एंड दे आर ऑफन बेट्रेड इनटू एब्सर्डिटीज फ्रॉम विच इंग्लिश प्लेज आर फ्री। और इसी कारण से फ्रेंच प्लेज है ना उसमें अब्सर्डिटीज आ जाती है जिससे कि इंग्लिश प्लेज है वो बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट पॉइंट में बताता है ड्राइडन, द इंग्लिश डिसरिगार्ड ऑफ द यूनिटीज इनेबल्स देम टू प्रेजेंट ए मोर जस्ट एंड लाइवली पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर। अब डिसरिगार्ड इसलिए करते हैं इंग्लिश वाले क्योंकि उनकी जो इमेज है, जो प्ले है, जो ड्रामा है, उसमें जस्ट एंड लाइवली प्रेजेंट करना होता है ह्यूमन नेचर को, जिसको वो इनेबल नहीं कर पाते अगर वो इसको डिसरिगार्ड नहीं करे तो। इसलिए उन लोगों ने इसको डिसरिगार्ड कर दिया। द फ्रेंच प्लेज में बी मोर रेगुलर, रेगुलर हो सकते हैं, वो व्यवस्थित हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एज लाइवली, नॉट सो प्लेजेंट एंड डिलाइटफुल एज द इंग्लिश। ये कारण यही है क्योंकि वो थ्री यूनिटीज को फॉलो कर रहे थे। शेक्सपियर प्लेज विच आर मोर लाइवली एंड जस्ट इमेजेस ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन नेचर। यही कारण है कि शेक्सपियर की प्लेज है वो इस प्रकार के दिखते हैं। थर्ड बताता है वो द इंग्लिश मैन व्हेन दे डू ऑब्जर्व द रूल्स एज बेन जॉनसन हैज डन इन द साइलेंट वुमेन। अब साइलेंट वुमेन का जिक्र करता है ड्राइडन, ये एक उसमें ड्रामा लिखा हुआ है बेन जॉनसन का। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, शो ग्रेटर स्किल एंड आर्ट देन द फ्रेंच, इसमें हमें ग्रेटर स्किल और आर्ट मिलता है फ्रेंच की तुलना में। देयर इज नो हार्म इन इंट्रोड्यूसिंग सब प्लॉट्स। ड्राइडन आगे डिफेंड करते हुए बताता है कि सब प्लॉट इंट्रोड्यूस करने में कोई नुकसान नहीं है, फॉर दे इम्पार्ट वेराइटी, रिचनेस एंड लाइवलीनेस टू द प्ले, क्योंकि इससे क्या वेराइटी मिलती है, रिचनेस मिलता है और लाइवलीनेस मिलता है टू प्ले। इन दिस वे द राइटर कैन प्रेजेंट ए मोर जस्ट एंड लाइवली पिक्चर देन द फ्रेंच विद नैरो एंड क्रैम्प्ड प्लेज, क्योंकि उनका तो रटा रटा सिस्टम होता है, तो उसमें हमें फ्रेंच राइटर्स में ऐसी चीज़ें नहीं दिखती, वो नैरो होती है, उनकी संकीर्णता बढ़ जाती है उसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजीनियस आर्ग्यूमेंट्स ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ द मॉडर्न ओवर द एंशिएंट्स। इंजीनियस सेज दैट द मॉडर्न्स हैव profited by the rules of ancients, but moderns have excelled them, उनको एक्सपर्ट बना दिया। He points first to some discrepancies in the applications of the unities, पहले तो हमें कुछ discrepancies बताता है, अनियमितता बताता है। Mentioning that there seem to be 4 parts in Aristotle's method, पहले तो हमें बताता है कि अरिस्टोटल की मेथड में 4 पार्ट्स हैं। The entrance, the intensifying of the plot, the counter turn and the catastrophe, ये चारों पार्ट अरिस्टोटल के मेथड में मिलते हैं। As far as the unity of place is concerned, he suggests that ancients were not the ones to insist on it। ancient तो पहले लोग नहीं थे जो unity of place पे पड़े रहते थे। It is so much as the French भी थे इसमें।
and the insistence has caused some artificial entrances and exits of spectators. और यही कारण था कि कुछ आर्टिफिशियल करेक्टर्स की एंट्री और एग्जिट्स हुआ करती थी इसकी वजह से। द यूनिटी ऑफ टाइम इज ऑफन इग्नोर्ड इन बोथ। प्लेस के अंदर चाहे वो एंशिएंट हो मॉडर्न हो, उनमें यूनिटी ऑफ टाइम को इग्नोर किया गया था। एज टू द लाइवलीनेस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि यूनिटी ऑफ टाइम इसलिए इग्नोर किया गया था क्योंकि एंशिएंट टाइप में जो लैंग्वेज थी वो आज डेड है, तो हमें उसको इग्नोर करना पड़ेगा। इजीनियस काउंटर स्टेट्स क्राइट्स बाय सजेस्टिंग दैट इवन इफ we don't know all the contexts, good writing is always good, wit is always observable if done well। वो कहता है कि अगर हमें उस कंटेक्स्ट का पता नहीं है तब भी गुड राइटिंग और विट है ना वो ऑलवेज ऑब्जर्वेबल होती है अगर वो ढंग से किए जाए तो। ही गोज ऑन टू से ऑल्सो दैट वाइल द एंशिएंट्स पोर्ट्रेड मेनी इमोशंस एंड एक्शंस दे नेग्लेक्टेड लव। अब वो कहता है कि एंशिएंट ने बहुत सारे इमोशंस को एक्शंस को पोर्ट्रे किया होगा लेकिन उन्होंने प्यार को लव को नेग्लेक्ट किया है। विच इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ ऑल पैशंस एंड नोन टू द एवरीवन। और ये क्या है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पैशन है, फीलिंग है, और हर कोई जानता है इसको। ही मेंशन शेक्सपियर एंड फ्लेचर एज ऑफरिंग एक्सीलेंट सीन्स ऑफ पैशन। अगर हमें ट्वेल्थ नाइट पढ़ने को कहे तो उसमें पैशन के बहुत सारे सीन हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्राइटिस आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एंशिएंट्स। अब क्राइटिस है वो एंशिएंट्स की फेवर करता है, तो उसके आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। क्राइटिस डिवेलप्स द मेन पॉइंट्स इन डिफेंडिंग द एंशिएंट्स एंड रेजेस ऑब्जेक्शंस टू मॉडर्न प्लेस। तो वो एंशिएंट्स प्लेस को डिफेंड करता है, ऑब्जेक्शन उठाता है मॉडर्न पे। द मॉडर्न्स आर स्टिल इमिटेटिंग द एंशिएंट्स। वो ये बताता है कि इमिटेट कर रहे हैं आज भी एंशिएंट्स का मॉडर्न प्ले राइट्स एंड यूजिंग देयर फॉर्म्स एंड सब्जेक्ट्स रेलिंग ऑन एरिस्टोटल एंड होरास और इन पे वो आज भी निर्भर है अरिस्टोटल पे। उन्हीं की फॉर्म्स उन्हीं की सब्जेक्ट्स को यूज करें। एडिंग नथिंग न्यू एंड येट नॉट फॉलोइंग देयर गुड एडवाइस क्लोजली आइदर स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। आज भी वो इन रूल्स को यूज नहीं करे जो कि यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन पे दें। वाइल द यूनिटी ऑफ टाइम सजेस्ट दैट ऑल द एक्शन शुड बी पोर्ट्रेड विद इन ए सिंगल डे। यूनिटी ऑफ टाइम हमें बताता है अरिस्टोटल कि एक सिंगल डे में ही ऑल द एक्शन सारे एक्शन होने चाहिए। द इंग्लिश प्लेज अटेम्प्ट टू यूज लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम समटाइम्स ईयर्स। इंग्लिश प्ले में हमें देखने को मिलता है कई बार तो सालों के अंदर ही प्ले कंप्लीट होता है, लॉन्ग पीरियड्स लग जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लेस द सेटिंग शुड बी द सेम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विद द सीन मार्क्ड बाय द एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स ऑफ पर्सन्स हैविंग बिजनेस विद इन ईच। जो भी कैरेक्टर्स का रोल है ना वो क्या है, एग्जिट और एंट्री उसी सेम प्लेस पे होनी चाहिए, उसी सेम फ्रॉम द सेम सेटिंग एक ही जगह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। द इंग्लिश ऑन द अदर हैंड ट्राई टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस। अब क्या है कि जैसे फिल्मों में होता है शूटिंग कहीं गाना कहीं वैसे होता है, तो वैसे ही इंग्लिश प्लेज में मिलता है। इवन फार ऑफ कंट्रीज दूसरे देशों में भी जाके ऐसा काम होता है, मतलब प्ले की कास्टिंग होती है। शोवन विद इन ए सिंगल प्ले, एक प्ले के अंदर ही हमें कई तरह के कंट्रीज मिल जाते हैं, सिंगल सेट होता ही नहीं। द थर्ड यूनिटी, द यूनिटी ऑफ एक्शन, रिक्वायर्स दैट द प्ले एम एट वन ग्रेट एंड कंप्लीट एक्शन। ये जरूरी होता है कि उसमें एक एक्शन वो कंप्लीट होना चाहिए। बट द इंग्लिश हैव ऑल काइंड्स ऑफ सब प्लॉट्स विच डिस्ट्रॉय द यूनिटी ऑफ सिंग। लेकिन हमें ये पोइट ड्राइडन बताता है कि इंग्लिश प्लेज में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, यूनिटी ऑफ एक्शन है ही नहीं। इन एंटिसिपेटिंग द ऑब्जेक्शन दैट द एंशिएंट्स लैंग्वेज इज नॉट एज वाइटल एज द मॉडर्न्स, क्राइट्स सेज, क्राइट्स में बताता है कि एंशिएंट लैंग्वेज है ना वो इतनी वाइटल नहीं जितनी की मॉडर्न्स है। उसके ऑब्जेक्शन में बताता है दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर प्रोबेबली मिसिंग ए लॉट ऑफ शटलिटीज। सारी जो चतुराइयाँ हैं वो हम मिस करते जा रहे हैं। मिनटनेस बिकॉज द लैंग्वेजेज आर डेड एंड द कॉस्ट्यूम्स आर फार रिमूव्ड फ्रॉम दिस टाइम। क्योंकि इस समय से बाहर चले गई, इस समय की परिधि से बाहर है वो, और उनकी लैंग्वेज है वो डेड हो चुकी है।
क्राइट्स यूजेस बेन जॉनसन एज द एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट एज इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। अब क्राइट्स अपने एंशंट्स को डिफेंड करते हुए हमें बताता है that he followed the ancients in all things and offered nothing really new in terms of serious thoughts। ancients को उसने बेन जॉनसन ने हर चीज में फॉलो किया है, लेकिन उसने न्यू कुछ नहीं दिया, सीरियस थॉट्स के ऊपर न्यू कुछ नहीं दिया। लिसिडियस व्यूज इन फेवर ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द फ्रेंच ड्रामा ओवर द इंग्लिश ड्रामा। लिसिडियस स्पीक्स इन फेवर ऑफ फ्रेंच। लिसिडियस वो फ्रेंच के ऊपर बोलता है, उसकी फेवर करता है। ही एग्रीज विद इंजीनियस दैट इज द लास्ट जनरेशन इन इंग्लिश ड्रामा वाज सुपीरियर। दैट इज द लास्ट जनरेशन, कहता है कि लास्ट जनरेशन थी जो कि इंग्लिश ड्रामा से सुपीरियर थी। देन दे हैड देयर जॉनसन, बॉमाउंट एंड फ्लेचर। उनके पास जॉनसन, बॉमाउंट और फ्लेचर थे। बट इंग्लिश ड्रामा हैज डिकेड एंड डेक्लाइंड सिंस देन। परंतु उसके बाद में, इन तीनों राइटर्स के बाद में, ये डेक्लाइंड हो गया, डिकेड हो गया, पतन हो गया इसका। दे लिव इन अ फुल एज फुल ऑफ ब्लड शेड, वायलेंस एंड पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ पीस। और वो एक ब्लड शेड की एज में रहते थे, ये उसने बताया है। इन द प्रेजेंट एज इट फ्लोरिसेस इन फ्रांस है। अब क्या है कि प्रेजेंट में पोएट्री और ड्रामा है वो फ्रांस में फ्लोरिश हो रहा है, बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, नॉट इन इंग्लैंड। द फ्रेंच हैव देयर कॉर्नेल। कॉर्नेल उनका एक फ्रेंच पोइट था जो कि 1606 to 84 तक रहा था। एंड ड्रामेटिस्ट कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ फ्रेंच क्लासिकल ट्रेजेडी। और ये फ्रेंच क्लासिकल ट्रेजेडी का क्रिएटर था। एंड द इंग्लिश हैव नो ड्रामेटिस्ट इक्वल टू हिम। और इंग्लिश के पास इस एज में इस पर्टिकुलर ईयर में कोई ऐसा ड्रामेटिस्ट नहीं है जो उसके इक्वल हो। द फ्रेंच आर सुपीरियर टू द इंग्लिश फॉर वेरियस रीजन है। अब हमें ये बताते हैं कि फ्रेंच लोग है वो क्यों, फ्रेंच ड्रामाज है वो क्यों सुपीरियर है इंग्लिश के ऊपर। दे फॉलो द एंशिएंट्स, ये तो बात पक्की है। दे फेवर द यूनिटी ऑफ टाइम एंड दे ऑब्जर्व इट सो केयरफुली। इसका ध्यान भी रखते हैं और इसको फॉलो भी करते हैं। व्हेन इट कम्स टू द यूनिटी ऑफ प्लेस दे आर इक्वली केयरफुल। यूनिटी ऑफ प्लेस पे भी वो बहुत ध्यान रखते हैं। इन मोस्ट ऑफ देयर प्लेस द एंटायर एक्शन इज लिमिटेड टू वन प्लेस। उनके जो भी एक्शन है ना वो वन प्लेस पे ही कंप्लीट होते हैं। एंड द यूनिटी ऑफ एक्शन इज इवन मोर ऑब्वियस। और यूनिटी ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखता है कि एक ही टाइम में हुआ है। देयर प्लेयर्स आर नेवर ओवरलोडेड विद सब प्लॉट्स एज इज द केस विद द इंग्लिश प्लेज। इनके जो प्लेज हैं, जो फ्रेंच राइटर्स के हैं, उनके प्लेज क्या है, सब प्लॉट से ओवरलोडेड नहीं है जैसे कि इंग्लिश प्लेज है। द अटेंशन ऑफ द इंग्लिश प्ले राइट्स इज constantly diverted from one action to other and is due effects। उनका ध्यान है ना प्ले राइट्स का, इंग्लिश प्ले राइट्स का, वो क्या है, एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे डाइवर्ट होता है और इसके बुरे परिणाम होते हैं, ड्यू इफेक्ट्स होते हैं। दिस फॉल्ट ऑफ डबल एक्शन गिव्स राइज टू अनदर फॉल्ट टिल द एंड। और अंत में ये क्या है कि एक दूसरे प्रकार का फॉल्ट पैदा कर देते हैं। लिस्ट इज देयर फॉर कंक्लूड्स नो ड्रामा इन द वर्ल्ड इज एज absurd एज द इंग्लिश ट्रेजिक कॉमेडी। अब हमें लिसिडिस ये भी बताता है, जो कि फ्रेंच को फेवर कर रहा है, कि कोई भी इंग्लिश ड्रामा है ना, इंग्लिश ड्रामा वो ऑब्सर्ड नहीं है जैसा कि इंग्लिश ट्रेजिक कॉमेडी है, क्योंकि वो मिक्सन ऐसा है, मिक्सअप। द इंग्लिश आर गिल्टी ऑफ द फोली। इस बेवकूफ़ी के लिए वो दोषी हैं। वाइल द फ्रेंच आर नॉट, इसके लिए वो दोषी नहीं है। The plots of the French tragedies are based on well-known stories with reference to the theory and practice of the ancients। Ancients लोगों की theory जो practice है ना, उसके ऊपर उनके reference पे, उनकी बनाई हुई stories पे depend होता है, well known होता है उनका। But these stories are transformed for dramatic purpose। इन stories को transform किया जाता है dramatic purpose के लिए। In this regard they are superior even to the ancients। इस प्रकार वर्तमान में जो हमारे मॉडर्न फ्रेंच है वो उन एंशिएंट से भी सुपीरियर है। सो देयर स्टोरीज आर मिक्सचर ऑफ ट्रुथ विद फिक्शन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इन्वेंशन। हिस्टोरिकल इन्वेंशन के साथ फिक्शन और ट्रुथ का मिक्सचर होता है। दे बोथ डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट एंड एट वन एंड द सेम टाइम। एक ही समय में वो डिलाइट भी करते हैं हमें और इंस्ट्रक्ट भी करते हैं। बट द इंग्लिश dramatists, for example Shakespeare, do not modify and transform their stories for dramatic purpose।
लेकिन इंग्लिश में जो शेक्सपियर है इसका एग्जाम्पल है, उसने कभी मॉडिफाई नहीं किया, ना ही ट्रांसफॉर्म किया स्टोरी उसको ड्रामेटिक पर्पज के लिए। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन सोल द ड्रामा मस्ट हैव वर्सिमिलिट्यूडेड लाइकनेस ऑफ रियलिटी, मतलब ड्रामा है ना वो लाइकनेस ऑफ रियलिटी होना चाहिए। द फ्रेंच प्लेस हैव इट वाइल द इंग्लिश डू नॉट। अब फ्रेंच प्लेस है ना, फ्रेंच प्लेज है उनमें ये दिखता है, लेकिन इंग्लिश प्लेज में ऐसा नहीं है, ऐसा लिसिडीज का मानना है। द फ्रेंच डू नॉट बर्डन द प्लेज विद द फैट प्लॉट, भारी भरकम प्लॉट नहीं होता फ्रेंच प्लेज का। दे रिप्रेजेंट स्टोरी विच विल बी वन कंप्लीट एक्शन एक स्टोरी में होगा उनका, एंड एवरीथिंग विच इज अननेसेसरी इज केयरफुली एक्सक्लूडेड, और जो भी अननेसेसरी है ना उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। हेंस द फ्रेंच प्लेज आर बेटर रिटर्न देन द इंग्लिश प्लेज, और इस प्रकार वो कहता है एलसीडी से कि फ्रेंच प्लेज है वो इंग्लिश से ज़्यादा बेटर है। फोर्थ पॉइंट में एलसीडी से बताता है द इंग्लिश डिवोट कंसिडरेबल अटेंशन टू वन सिंगल करेक्टर। अब ये खास बात है क्योंकि अगर आप शेक्सपियर को पढ़ोगे तो वोइला, मैकबेथ, हैमलेट ये फेमस करेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ही प्ले टिका हुआ है। एंड द अदर्स आर मेयरली इंट्रोड्यूस टू सेट ऑफ द प्रिंसिपल करेक्टर। प्रिंसिपल करेक्टर को सेट ऑफ करने के लिए उसको उसकी स्टोरी को डिवेलप करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बट लिसिडीज डज नॉट सपोर्ट और फेवर दिस प्रैक्टिस है, लेकिन लिसिडीज इस प्रैक्टिस को सपोर्ट नहीं करता, नहीं इसकी फेवर करता। इन द इंग्लिश प्लेज वन करेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स, एक करेक्टर इंपॉर्टेंट होता है दूसरों की तुलना में। एंड क्वाइट नेचुरली द ग्रेटर पार्ट ऑफ द एक्शन इज कंसर्न्ड विद हिम, और ये स्पष्ट हो जाता है कि एक करेक्टर अगर इम्पोर्टेंट है तो ज़्यादातर जो पार्ट है उस ड्रामा का, एक्शन का, वो उसी पे रिलेटेड होता है, उस मेन करेक्टर पे। द इंग्लिश प्ले द करेक्टर रिलेट्स टू लाइफ एंड देयरफॉर इट इज प्रॉपर एंड रीजनेबल दैट इट शुड बी सो आल्सो इन द ड्रामा। अब इंग्लिश प्लेज में क्या है, करेक्टर रिलेट्स करता है लाइफ को, और ये उसके बाद में हमें देखना चाहिए कि रीजनेबल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए कि वो उसकी लाइफ है ना ड्रामा में, उसकी जो लाइफ है वो भी शुड भी होनी चाहिए, वैसी उसकी जैसे होनी चाहिए। बट इन फ्रेंच प्लेज द अदर करेक्टर्स आर नॉट नेग्लेक्टेड, फ्रेंच प्लेज में दूसरे जो करेक्टर्स हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। वाइल इन द फ्रेंच प्लेज सच नरेशंस आर मेड बाय दोज हु आर इन सम वे और अदर कनेक्टेड विद द मेन एक्शन, लेकिन इस फ्रेंच प्लेज में उन करेक्टर्स को भी पार्टिसिपेट दिया जाता है अच्छा मेन एक्शन में। सिमिलरली द फ्रेंच आर मोर स्किल्ड देन द एंशिएंट्स, इसलिए लिसिडिस में बताता है कि फ्रेंच है ना वो ज़्यादा स्किल्ड है एंशिएंट की तुलना में। फर्दर द फ्रेंच नरेशंस आर बेटर मैनेज्ड एंड मोर स्किलफुल देन दोज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की तुलना में फ्रेंच नरेशंस अच्छा है। द नरेशन में बी टू काइंड्स, दो तरह का हो सकता है। नरेशन मतलब डायलॉग बाजी। द एक्शन ऑफ द प्ले विच इज डल एंड बोरिंग एंड इज ऑफन नॉट लिसन बाय द ऑडियंस, एक्शन ऐसा भी हो सकता है जो ऑडियंस को लिसन न करना चाहते हो। द नरेशन ऑफ थिंग्स हैपनिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, दूसरा एक्शन ये। द फ्रेंच आर एबल टू अवॉइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीन्स ऑफ ब्लडशेड, अब ब्लडशेड के सीन्स है वो फ्रेंच ने अवॉइड किए थे। वायलेशन एंड मर्डर ऑन द स्टेज, ये भी उसने अवॉइड किए थे। सच सीन्स ऑफ हॉरर एंड ट्यूमल्ट हैज डिसफिगर्ड मैनी इंग्लिश प्लेज, बहुत सारे प्लेज को, इंग्लिश प्लेज को, जैसे डचेस ऑफ मल्फी है तो उसमें हमें ब्लड शेड ही दिखता है। मेजर इम्परफेक्शन ऑफ इंग्लिश प्लेज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ ऑन द स्टेज, मृत्यु का तांडव दिखाया जाता है कई बार हमें इंग्लिश स्टेज पे, इंग्लिश प्लेज में, ये उनकी एक कमी है, इम्परफेक्शन है। all passions can be in lively manner represented on the stage, सभी तरह की फीलिंग्स को, पैशंस को स्टेज पे दिखाया जाना चाहिए। ओनली इफ द एक्टर हैज द नेसेसरी स्किल, अगर उसमें नेसेसरी स्किल है तो। बट देयर आर मेनी एक्शंस विच कैन नॉट बी सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेड एंड डाइंग इज वन ऑफ देम, और मरने वाला सीन है ना वो उसमें से एक है जो सक्सेसफुली नहीं दिखाया जा सकता। द फ्रेंच ओमिट द सेम मिस्टेक, फ्रेंच ने ये ओमिट कर रखा है इस मिस्टेक को। डेथ शुड बेटर बी डिस्क्राइब्ड और नरेटेड रेदर देन प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड, उसको डिस्क्राइब या नरेट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता डेथ को।
इट इज रॉन्ग टू बिलीव दैट द फ्रेंच रिप्रेजेंट नो पार्ट ऑफ देयर एक्शन ऑन द स्टेज। ये मानना भी गलत है कि फ्रेंच लोग अपना रिप्रेजेंट नहीं करते एक्शन का कोई भी पार्ट स्टेज पे। इंस्टेड दे मेक प्रॉपर सिलेक्शन, वो प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं। क्रूअल एक्शंस विच आर लाइकली टू कोज हेटर्ड, क्रूअल एक्शंस जिनसे हेटर्ड है। डिसबिलीफ ऑफ देयर इम्पॉसिबिलिटी मस्ट बी अवॉइडेड और मेयरली नरेटेड, या तो उनको बताया जाना चाहिए या फिर उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। दे मस्ट नॉट बी रिप्रेजेंटेड, उनको दिखाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है। सच नरेशंस आर कॉमन इन द प्लेज ऑफ एंशिएंट्स एंड द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट लाइक बेन जॉनसन एंड फ्लेचर। बेन जॉनसन और फ्लेचर ने एंशिएंट ने बहुत सारे इनका यूज किया। देयरफॉर द फ्रेंच मस्ट नॉट बी ब्लेम्ड फॉर देयर नरेशन, इस प्रकार फ्रेंच को उनके नरेशन के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। विच आर जुडिशियस एंड वेल मैनेज, जो कि तर्कसंगत है और सही ढंग से बनाए गए थे। निंडर's व्यूज ऑन फेवर ऑफ इन फेवर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। अब ड्राइडन की बारी आती है तो वो अपने व्यूज देता है। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द प्ले, निंदर सजेस्ट्स दैट इंग्लिश प्ले राइट्स आर बेस्ट एट द लाइवली इमिटेशन ऑफ नेचर। ह्यूमन नेचर की बात करता है तो ह्यूमन नेचर की सही से इमिटेशन इंग्लिश प्लेज ही कर सकते हैं। फ्रेंच पोएजी इज ब्यूटीफुल, फ्रेंच पोएजी ब्यूटीफुल है। इट इज ब्यूटीफुल लाइक ए स्टेचू, एक स्टेचू की तरह। ही इवन सेज दैट द न्यूअर फ्रेंच राइटर्स आर इमिटेटिंग द फ्रेंच प्ले राइट्स। यद्यपि वो ये भी बताता है कि फ्रेंच प्ले राइट्स है ना, वो जो न्यू फ्रेंच राइटर्स है वो उनकी कॉपी कर रहे हैं, जो ओल्ड इंग्लिश प्ले राइट्स हैं उनकी। ही डिफेंड्स द इंग्लिश इन्वेंशन ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी by suggesting that the use of myth with tragedy provides contraries that set each other off। अब वो ड्राइडन हमें एग्जाम्पल देता है कि ट्रेजिक कॉमेडी क्यों मिक्स किया गया है, क्योंकि इसमें मिथ और ट्रेजिडी दोनों होते हैं। इससे क्या है कि उनके अंदर जो बर्डन होता है माइंड पे, वो दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं। एंड गिव्स द ऑडियंस रिलीफ फ्रॉम द हैवीनेस ऑफ स्ट्रेट ट्रेजिडी। सीधी सीधी ट्रेजिडी दिखा देंगे तो उससे हैवीनेस आ जाएगी, उनमें सैडनेस आ जाएगी, तो उससे रिलीफ मिलती है इससे। ही सजेस्ट दैट द यूज ऑफ वेल ऑर्डर्ड सब प्लॉट्स मेक्स द प्लेज इंटरेस्टिंग एंड हेल्प द मेन एक्शन। अब वो कहता है कि वेल ऑर्डर्ड में सही ढंग से अगर सब प्लॉट अरेंज किए जाएं तो वो हमारी हेल्प करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं प्ले को, उस मेन एक्शन को। फर्दर ही सजेस्ट दैट इंग्लिश प्लेज आर मोर एंटरटेनिंग and instructive because they offer an element of surprise that the ancients and the French don't। अब वो कहता है कि इंग्लिश प्लेज है ना वो इंटरटेनिंग और इंस्ट्रक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें एलिमेंट्स होते हैं सरप्राइज के, एंशिएंट्स और फ्रेंच की तुलना में। जैसे अगर हम देखें शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट में वोइला और सिजेरियो का डिस्गाइज है तो वो एक सरप्राइज है। He brings up the idea of suspension of disbelief। Suspension of disbelief का आइडिया भी हमें बताता है ड्राइडन। While the audience may know that none of them are real। लगभग सभी ऑडियंस को पता होता है कि ये सब नकली है, केवल एक काल्पनिक पात्र है। Why should they think scenes of deaths and battles any less real than the rest? Here he credits the English audience with certain robustness in suggesting that they want their battles and other objects of horror। अब हमें वो बताता है कि कुछ ऑडियंस इंग्लिश प्लेज में ऐसे होते हैं जो खुद चाहते हैं कि हमें, उनको पता होता है कि जो कैरेक्टर्स है वो रियल नहीं है, लेकिन फिर वो खुद भी अपनी लाइफ को, बैटल्स को उन इंग्लिश प्लेज में देखना चाहते हैं, उन हॉरर को। दी एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न प्ले राइट्स। अब हमें इसके ऊपर डिस्कशन पढ़ने को मिलता है, एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न प्ले राइट्स हैं। ड्राइडन ही जैसे एन एस ऑन ड्रामेटिक पोएजी विंडिकेटेड एडवोकेटेड बाय ड्राइडन। ड्राइडन खुद इसको एडवोकेट करते हैं द मॉडर्न्स। द केस फॉर द एंशिएंट्स इज प्रेजेंटेड बाय क्राइट्स उसका केस प्रेजेंट करता है एंशिएंट का। इन द कंट्रोवर्सी ड्राइडन टेक्स नो एक्सट्रीम पोजिशन, वो कोई खास पोजिशन नहीं लेता। दो हिज विट and shrewd analysis, he removes the difficulty which had confused the issues। ऐसा कोई उसने removes the difficulty, his wit and shrewd analysis, वो अपने चालाक एनालिसिस और अपने विट से removes the difficulty, वो इस डिफिकल्टी को ही खत्म कर देता है। he makes us see the achievement of the ancients and the gratitude of modern to them। इसलिए वो हमें
मेक्स हमें दिखाता है अचीवमेंट को एंशिएंट्स और ग्रेटिट्यूड ऑफ मॉडर्न टू देम। Thus, he presents the comparative merits and demerits of each in a clear way. इस प्रकार हमें वो comparative demerits और merits बताता है clear way में। Crites favors the ancients, Crites ancients की favor करता है। The superiority of the ancients is established by the very fact that the moderns simply imitate them, but build on the foundation laid by them. Ancients are acknowledged accepted models of the moderns। ठीक है, तो मॉडल्स के मॉडर्न जो पीपल है ना वो उनके मॉडल कौन है? अनशियंट्स। द अनशियंट्स हैड ए स्पेशल जीनियस ऑफ ड्रामा, अनशियंट्स के पास जीनियस था। एंड इन देयर पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पोइट्री दे कुड रीच परफेक्शन, वो परफेक्शन ले सकते थे। थर्डली, इन एंशिएंट ग्रीस एंड रोम पोइट्री वाज मोर ऑनर्ड देन एनी अदर ब्रांच ऑफ नॉलेज, पोइट्री को बहुत ज़्यादा ऑनर मिला हुआ था एंशिएंट में। पोइट्स वर इनकरेज्ड टू एक्सेल, एक्सेल मीन्स एक्सपर्ट in this field through frequent competitions. Judges were appointed and the dramatists were rewarded according to their merits. But in modern times there is no such spirit of healthy rivalry and competition, ऐसा कुछ नहीं है आजकल। Poets are neither suitably honored nor are they rewarded. The ancient drama is superior because the ancients observed, because the ancients are closely observed, nature faithfully represented her in their work। ancients के ड्रामाज में नेचर को ठीक से फेथफुली प्रेजेंट किया गया है। The moderns don't observe and study nature carefully and so they distort and disfigure her in their plays। इस प्रकार वो कहता है कि मॉडर्न ने उनको फॉलो नहीं किया नेचर को और डिस्टोर्ट और डिस्फिगर कर दिया नेचर को। The rules of dramatic composition which the moderns now follow have come down to them from the ancients। अब मॉडर्न लोग जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना वो उन्हें एंशिएंट से मिले हैं। क्राइट्स मेक स्पेशल मेंशन ऑफ द यूनिटीज, क्राइट्स ने स्पेशल मेंशन किया यूनिटीज का, ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। द एंशिएंट्स फॉलोड दीज रूल्स एंड द इफेक्ट इज सेटिस्फाइंग एंड प्लीजिंग। एंशिएंट ने इन रूल्स को फॉलो किया है और इसका इफेक्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है और प्लीजिंग है। बट इन मॉडर्न प्लेज द यूनिटी ऑफ टाइम इज वायलेटेड एंड ऑफन ऑफ द एक्शन ऑफ ए प्ले कवर्स होल एजेस। अब यूनिटी ऑफ टाइम है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उसका वायलेशन हो गया है और एजेस में ही कंप्लीट होते हैं प्लेज। द एंशिएंट्स कुड ऑर्गेनाइज देयर प्लेज वेल, वो कर सकते थे अपने प्लेज को ऑर्गेनाइज। वी आर अनेबल टू अप्रिशिएट द आर्ट एंड ब्यूटी ऑफ देयर लैंग्वेज, हम अनेबल हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज डेड हो चुकी है, हम उनकी लैंग्वेज की ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। only because many of their costumes, stories etc are not known to us, कि उनकी कहानियाँ, उनकी रिवाजें, कॉस्ट्यूम्स हमें पता नहीं है। There is much that is highly proper and elegant in their language, but we fail to appreciate it because their language is dead। उनकी लैंग्वेज में कुछ खास रहा होगा लेकिन हम उनकी लैंग्वेज की प्रशंसा नहीं कर पा रहे, अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी लैंग्वेज डेड है। एंड रिमेन्स ओनली इन बुक्स, और वो किताबों में रह गए हैं। इजनियस केस फॉर मॉडर्न्स, अब इजनियस है वो भी मॉडर्न का केस रखता है। इजनियस देन रिप्लाइज टू क्राइट्स एंड स्पीक्स इन फेवर ऑफ मॉडर्न्स। In the very beginning, he acknowledges that the moderns have learned much from the ancients। शुरू में वो कहता है कि मॉडर्न लोगों ने एंशिएंट से बहुत कुछ सीखा है। But he adds that by their own labor, the moderns have added to what they have gained from them। उन लोगों ने खुद का भी जोड़ा है जो उन्होंने एंशिएंट से प्राप्त किया था। With the result that they now excel them in many ways, खुद एक्सपर्ट बन गया बहुत सारे वेज, मनी वेज में। द मॉडर्न्स हैव नॉट ब्लाइंडली इमिटेटेड them, उन्होंने केवल अंधा अनुकरण नहीं किया उनका, ब्लाइंड होकर इमिटेशन नहीं की। एट दे डन सो दे वुड हैव लॉस्ट द ओल्ड परफेक्शन, अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उनकी परफेक्शन खत्म हो चुकी होती। एंड वुड नॉट अचीव एनी न्यू एक्सीलेंस, और कोई न्यू एक्सीलेंस नहीं मिलती उनको। Irenaeus proceeds to bring out some defects of the ancients, कुछ डिफेक्ट्स बताता है इजनियस में, एंड सम एक्सीलेंसेस ऑफ द मॉडर्न्स, और कुछ एक्सीलेंसेस बताता है।
द मॉडर्न्स हैव परफेक्शन द डिवीजन ऑफ प्लेस एंड divided their plays not only into एक्ट्स बट ऑल्सो सीन्स। इन्होंने परफेक्शन लिया और एक्ट्स और सीन्स में बांटते हैं। इवन द एंशियंट्स ऑब्जर्वेंस ऑफ द थ्री यूनिटीज इज नॉट परफेक्ट। अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए ना एंशियंट्स को, तो उनके यहाँ थ्री यूनिटीज को ढंग से नहीं किया गया है। द एंशियंट क्रिटिक्स लाइक होरास एंड अरिस्टोटल डोंट मेक मेंशन इन द यूनिटी ऑफ प्लेस। उन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस का मेंशन नहीं किया। इवन द एंशियंट डिड नॉट अलाउ ऑलवेज ऑब्जर्व द यूनिटी ऑफ टाइम। वो भी यूनिटी ऑफ टाइम का ऑलवेज यूज नहीं करते थे। यूरिपिडीज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट नो डाउट कन्फाइंस हिज एक्शन टू वन सिंगल डे बट देन ही कमिट्स मैनी अब्सर्डिटीज। उसने कन्फाइंस किया है एक्शन को वन डे में, लेकिन उसमें कमिट्स है बहुत सारी अब्सर्डिटीज है। देर इज टू मच ऑफ नरेशन एट द कॉस्ट ऑफ एक्शन। एक्शन के नाम पे बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी है। Instead of providing the necessary information to the audience through dialogues, the ancients often do so through monologues. Monologues के द्वारा ज़्यादातर ancient ने ये काम किया है डायलॉग बाजी को। The result is their play becomes monotonous and tiresome. उनके उबाऊ और थकाऊ हो गए थे, बोरिंग हो गए थे उनके प्लेज। Their plays don't perform one of the functions of drama that ऑफ गिविंग डिलाइट एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। और अनशेंट्स के जो ड्रामाज है वो ये परफॉर्म नहीं करते, डिलाइट भी नहीं करते और इंस्ट्रक्शन भी नहीं देते इन लोगों को। देर नो पोइटिक जस्टिस, देर इज नो पोइटिक जस्टिस, मतलब उनके अंदर पोइटिक जस्टिस नहीं था इन देयर प्लेज। क्योंकि पोइटिक जस्टिस का मतलब होता है कि जैसा करेक्टर है उसका रोल वैसा ही इंडिकेट होना चाहिए, लगना चाहिए कि वो वैसा है। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग वाइस एंड रिवॉर्डिंग वर्च्यूज। अब उनमें क्या है कि वर्च्यू और वाइस को रिवार्ड और पनिश करने के अलावा कुछ नहीं था। दे हैव ऑफन शोन ए प्रोस्पेरियस विकेडनेस एंड एन अनहैप्पी पैटी। और एक दुख करुणा को दिखा देते थे और एक प्रोस्पेरियस विकेडनेस और समृद्धशाली विकेडनेस को, दुर्बलता को दिखा देते थे। इजनियस एग्रीज विद क्राइट्स दैट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू जज द लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट सिंस इट इज डेड एंड मेनी ऑफ देयर स्टोरीज कस्टम्स हैबिट्स एटसेट्रा हैव बीन लॉस्ट टू देम। इस बात से एग्री होता है इंजीनियस क्राइट से कि हम एंशिएंट की कॉम्पिटेंट नहीं है उनकी लैंग्वेज को समझने में, बिकॉज स्टोरीज कस्टम्स हैबिट्स लॉस्ट हो चुकी है, डेड हो चुकी हैं। हाउएवर दे हैव सर्टेन ग्लेयरिंग फॉल्ट्स विच कुड नॉट बी डिनाइड। फिर भी उन एंशिएंट्स में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जो कि डिनाई नहीं किए जा सकते हैं। दे आर ऑफन टू बोल्ड इन देयर मेटाफर्स एंड देयर कॉइनेजेस। कॉइनेजेस होता है शब्द निर्माण करना। वो शब्द निर्माण करने में और मेटाफर्स में बहुत ज़्यादा बोल्ड थे, बहुत ज़्यादा यूज करते थे। एज फार एज पॉसिबल ओनली सच वर्ड्स शुड बी यूज्ड एज आर इन कॉमन यूज। सच वर्ड्स है वो कॉमन यूज होने चाहिए। एंड न्यू वर्ड्स शुड बी कॉइंड ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। बहुत ज़्यादा जरूरत हो ना तभी नए वर्ड को कॉइन किया जाना चाहिए। होरास हिमसेल्फ हैज रिकमेंडेड दिस रूल बट द एंशिएंट्स वायलेटेड इट फ्रीक्वेंटली। होरास ने खुद इस रूल को रिकमेंड किया था, लेकिन एंशिएंट ने इसका बहुत बार यूज किया। एंशिएंट थीम्स आर इक्वली डिफेक्टिव। उनकी थीम्स है ना वो भी डिफेक्ट है उसमें भी। द प्रॉपर एंड ऑफ ट्रेजेडी इज द प्रॉपर एंड ऑफ ट्रेजेडी इज अराउज एडमिरेशन एंड कंसर्नमेंट। पिटी और प्रशंसा होनी चाहिए ट्रेजेडी के एंड में। But their themes are lust, cruelty, murder and bloodshed, which instead of arousing admiration and pity arouse horror and terror. Horror and terror arouse करती है इन सब की तुलना में। The horror of such themes can be softened a little by the instruction of love scenes. अब इनमें जो हॉरर होता है, horror of such themes can be softened a little by the introduction of love scenes. इस प्रकार का जो हॉरर है ना उसको सॉफ्टन किया जा सकता है अगर उसमें थोड़ी सी लव सीन डाल देता हूँ। बट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पैशन दे आर मच इन्फीरियर टू सच मॉडर्न से शेक्सपियर एंड फ्लेचर। लेकिन शेक्सपियर और फ्लेचर की तुलना में वो इस ट्रीटमेंट को ढंग से नहीं कर पाए। इन देयर कॉमेडीज नो डाउट दे इंट्रोड्यूस ए फ्यू सीन्स ऑफ टेंडरनेस। उनकी कॉमेडीज में टेंडरनेस के कुछ सीन्स हैं। बट देन देयर लवर्स टॉक वेरी लिटिल। उनके लवर्स बहुत कम बात करते हैं, टॉक ही नहीं करते। मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी।
Dryden is more considerate in his attitude towards the mingling of the tragic and comic elements in emotions in the plays. ड्राइडन है ना वो ज़्यादा इस पे महत्व देता था कि ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स अपने प्लेज में होने चाहिए. ड्राइडन व्यूज ऑन ट्रेजिक कॉमेडी. ड्राइडन इज ओवन फ्रेज इज ट्रेजिक कॉमेडी, उसका खुद का वर्ड था ये. क्लियरली ब्रिंग्स आउट हिज लिबरल क्लासिज्म, उसका लिबरल क्लासिज्म शो करते हैं किसमें, ट्रेजिक और कॉमेडी का मिंगलिंग करना. ग्रेटनेस एंड शिरवर्डनेस एज इस क्रिटिक, उसकी चतुरता, उसकी महानता, उसकी क्लासिज्म व्यक्त करते हैं. ड्राइडन is of the view that mingling of the tragic and the comic provides a dramatic relief. हमें ड्रामेटिक रिलीफ मिलता है इन चीज़ों से. एडवोकेसी ऑफ राइटिंग प्लेज इन राइम्ड वर्स. अब कहते हैं कि राइम्ड वर्स क्यों लिखे जाने चाहिए. तो राइम्ड वर्स वर्सेस ब्लैंक वर्स कंट्रोवर्सीज को हम हैंडल करते हैं. इन द रेस्टोरेशन एरा राइम्ड वर्स और हीरोइक कपलेट was generally used as the medium of expression for heroic tragedy. ट्रेजिडी के लिए हीरोइक कपलेट और राइम्ड वर्स का यूज किया जाता था. वाइल द ग्रेट एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट हैज यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर देयर प्लेज. एलिजाबेथन ने अपने प्लेज के लिए ब्लैंक वर्स का यूज किया. ड्राइडन हिमसेल्फ यूज्ड राइम फॉर हिज प्लेज अप टू औरंगजेब. औरंगजेब नाम का इसके प्ले है, उसमें भी उसने राइम का यूज किया. बट इन द प्रीफेस टू दिस प्ले ही बिड्स फेयरवेल टू हिज मिस्ट्रेस राइम. उसने अपनी मिस्ट्रेस राइम को फेयरवेल कह दिया, अलविदा कह दिया. एंड एक्सप्रेस हिज इंटेंशन ऑफ टर्निंग टू ब्लैंक वर्स, और अपना उसका इरादा बता दिया कि मैं ब्लैंक वर्स की ओर बदलाव करूंगा. हाउएवर इन द एसे ही हैज एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ राइम थ्रू द माउथ ऑफ निंदर. निंदर के मुंह से खुद वो बुलवाता है कि वो खुद इनके फेवर में राइम के. क्राइट्स अटैक ऑन द राइम अकर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एसे. अब राइम के ऊपर जो उसका क्राइट्स का अटैक है वो लास्ट में पता लगता है. द डिस्कशन टर्न्स ऑन राइम एंड ब्लैंक वर्स. अब डिस्कशन है वो राइम और ब्लैंक वर्स पे आगे खत्म होती है. एंड क्राइट्स अटैक राइम वायलेंटली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. कुछ तत्वों के ऊपर वो बात करते हैं. राइम इज नॉट टू बी अलाउड इन सीरियस प्लेस. सीरियस प्लेस में राइम को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए. दाउ इट मे बी अलाउड इन कॉमेडीज, यद्यपि इसको कॉमेडीज में लिया जा सकता है. राइम इज अननेचुरल इन ए प्ले. फॉर ए प्ले इज इन डायलॉग्स. डायलॉग्स होते हैं प्लेज में. नो मैन विदाउट प्री मेडिटेशन स्पीक्स इन राइम. और बिना पूर्व तैयारी किए कोई भी व्यक्ति डायलॉग्स राइम में नहीं दे सकता, क्योंकि राइम एक नेचुरल होती है प्ले में, अननेचुरल होती है प्ले में. ब्लैंक वर्स इज ऑल्सो अननेचुरल फॉर नो मैन स्पीक्स इन वर्स आइदर, but it is nearer to prose, and Aristotle has laid down that tragedy should be written in verse form which is nearer to prose. अब उसने कहा अरिस्टोटल ने कि प्रोज को वर्स फॉर्म में लिखा जाना चाहिए ट्रेजिडी को, क्योंकि ये नज़दीक होती है प्रोज के. ब्लैंक वर्स इसके लिए सूटेबल नहीं है, अननेचुरल है. अरिस्टोटल टिस इट इज बेस्ट टू राइट ट्रेजिडी इन दैट काइंड ऑफ वर्स विच इज द लीस्ट सच और विच इज ए नियरेस्ट प्रोज. प्रोज के नियरेस्ट हो तो उसमें लिखे जाने चाहिए. तो ब्लैंक वर्स इसके लिए अप्रोप्रिएट है. ड्रामा इज ए जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर एंड राइम इज अननेचुरल. नेचर को रिप्रेजेंट करता है ड्रामा, और राइम एक अननेचुरल है. फॉर नो बॉडी नेचर एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इन राइम. और राइमिंग वर्स में अपने आप को कौन व्यक्त करता है, नेचुरल सीन में. इट इज आर्टिफिशियल एंड द आर्ट इज टू अपेरेंट विच ट्रू आर्ट कंसिस्ट इन हाइडिंग आर्ट. तो ये इसका एक डिफेक्ट बताया था उसने. इट इज सेड दैट राइम हेल्प्स द पोइट टू कंट्रोल हिज फैंसी. अब वो बताता है कि पोइट को हेल्प करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करती है उसकी फैंसी को. बट वन हु हैज़ नॉट द जजमेंट टू कंट्रोल हिज फैंसी इन ब्लैंक वर्स विल नॉट एबल टू कंट्रोल इट इन राइम आइदर. लेकिन जो जजमेंट नहीं कर पा रहा, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा फैंसी को, वो ब्लैंक वर्स में कैसे अपने आप को कंट्रोल कर लेगा. आर्टिस्टिक कंट्रोल इज ए मैटर ऑफ जजमेंट एंड नॉट राइम और वर्स. आर्टिस्टिक कंट्रोल है ना खुद का, वो एक मैटर ऑफ जजमेंट है, नोट की राइम और ब्लैंक वर्स का. अब हम नीडर की देखते हैं. नीडर क्या डिफेंस देता है. द चॉइस एंड द प्लेसिंग ऑफ द वर्ड शुड बी नेचुरल इन ए नेचुरल ऑर्डर.
that makes the language natural, whether it is verse or rhyme that it used. Blank verse is no verse at all. Blank verse कोई verse नहीं है. It is simply poetic prose and so fit only for comedies. Rhymed verse alone, made natural or near to prose, is suitable for tragedy. This would satisfy Aristotle's dictum. तो ये अरिस्टोटल का जो सिद्धांत है उसको सुटेबल करते हैं. राइम इज जस्टिफाइड बाय इट्स यूनिवर्सल यूज अमंग ऑल द सिविलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ये निंडर का डिफेंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है. द एलिजाबेथन्स अचीव्ड परफेक्शन इन द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स. ये भी उसकी काफी स्ट्रॉन्ग है. Tragedy is a CS play representing nature exalted to the highest pitch. Rhyme being the noblest kind of verse is suited to it and not to comedy. तो ट्रेजिडी के लिए उसने ब्लैंक वर्स को राइम को प्रेफर किया. कंक्लूजन में देखते हैं. एट द एंड ऑफ द एसे ड्राइडन गिव्स वन मोर रीजन इन फेवर ऑफ राइम. राइम के फेवर में एक रीजन और देता है. राइम एड्स टू द प्लेजर ऑफ पोइट्री. पोइट्री को प्लीजेंट बना देता है. राइम हेल्प द जजमेंट एंड दस मेक्स इट इजियर टू कंट्रोल द फ्री फ्लाइट्स ऑफ फैंसी. क्योंकि राइम में कंट्रोल करने की पावर है, उसकी फ्री फ्लाइट्स है ना फैंसी, उसको कंट्रोल कर लेती है. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोइट्री इज टू गिव डिलाइट एंड राइम इनेबल्स द पोइट टू परफॉर्म दिस फंक्शन वेल. तो ये थी आज की बहुत ही फेमस एक क्रिटिकल वीडियो. उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी. कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर